मैक्सिमाइज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप सभी? डार्क थीम सर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया, मज़े में हैं। चलिए, आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा पाई चार्ट। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बारग्राफ की क्लास नोट्स मैंने अपलोड करवा दी है, तो वो आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा बारग्राफ के क्वेश्चंस में जो जो गलतियां थी उनको रेक्टिफाई करवा के नई वाली शीट अपलोड करवा दी है। तो इससे क्या होगा, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो बारग्राफ के जितने भी एरर थे उनको ठीक करवा के नई शीट डलवा दी, फिर बारग्राफ के क्लास नोट्स भी डलवा दिए, और अब पाई चार्ट की भी शीट आप लोगों में डल गई है। ठीक है, चलिए, पाई चार्ट जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद इसके क्लास नोट्स भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगा। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी, बताइए। बढ़िया है मेरे भाई, बढ़िया है। ठीक है, आप लोग बताइए, आप कैसे हैं? सभी मज़े में हैं? बढ़िया है। चलिए, साउंड आ रही है? बिल्कुल आ रही है। आ जाइए, तो सबसे पहले देखिए आप लोग एक बार अपने पाई चार्ट के शीट को डाउनलोड करके। ठीक है, टोटल मुझे लग रहा है 44 के करीब में क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। 44 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल। और इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो पाई चार्ट में आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, शायद उस्मानी कहते हैं सर मेरा आज CHSL का पेपर है। ऑल द बेस्ट आपका, अगर पेपर है आज तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया करिए आप। ठीक है, हाँ, अविनाश कुमार कह रहे हैं कि सर क्लास का टाइम एकदम चेंज क्यों करते हैं आप? अविनाश जी, मैं इसके पीछे का रीज़न आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, सुबह में गुरुकुल में हमारी जो क्लास चलती है वो 9 से 11 चलती है। तो 11 बजे तक मेरी वहाँ पर क्लास ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग 11:30 से 12:30 या 1 बजे तक की होती है। जैसे आज ही का है, 11 बजे मेरी गुरुकुल में क्लास ख़त्म हुई। निकलते निकलते मुझे 11:05 हो गया क्लासरूम से, बच्चों के डाउट को हैंडल करते हुए। और जैसे हम बाहर निकले उसके बाद हमें पता चला कि 2 स्टूडेंट जो हैं वो मुंबई से पर्टिकुलरली मिलने आए। मुंबई में कहाँ से? तो नवी मुंबई से वो मिलने आए थे। अब ये बात मुझे भी नहीं पता होती है, क्योंकि मैं क्लासरूम के अंदर क्लास ले रहा होता हूँ, ऑफिस में आकर वो बैठे होते हैं। अब निकलने के बाद वो बच्चे जो हैं उनको गुरुकुल में एडमिशन लेना था, लेकिन उनका ये कहना था कि सर जब तक सर से बात नहीं होगी हम एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, और पर्टिकुलरली वो मुंबई से आए थे सिर्फ यहाँ का माहौल देखने। माहौल सब देख लिया, क्लासेस कैसी चलती हैं वो देख लिया, लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, सर से मिल के जाना है। अब उनसे बात करते 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 समय लग गया। उनके पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके पापा मम्मी सब सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे। फिर उनसे मिला, थोड़ा सा वक्त वहाँ गया। फिर उसके बाद और भी 4-5 बच्चे एडमिशन्स के लिए आए थे। फिर सब किसी के पेरेंट धीरे धीरे लाइन में थे, सबसे मिलते 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 फिर मुझे ऐसा लगा कि 11:30 वाली क्लास तो मुझे नहीं लगता 11:30 में मैं ले पाऊँगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर फ़ोन करके मैंने कहा कि नहीं, टाइम को 12 बजे कर दो। कैंसिल करना क्लास अच्छा नहीं रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम को आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि क्या है ना, देखो, जब जो चीज़ें पता नहीं क्या कह सकते हैं, कभी आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक दिन और मैंने 11:30 की क्लास को 12 किया था। रीज़न बस यही था कि उस दिन एक पर्टिकुलर थाने के जो है वो सब इंस्पेक्टर आ गए थे मिलने, इस वजह से कि सर हमें सीजल क्रैक करना है, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। एक दिन क्राइम ब्रांच में एक जॉब करते हैं वो आ गए थे। तो मुझे भी नहीं पता होता है कि ऑफिस में आकर कौन बैठा है। ठीक है, और किसी दिन बैठे होते हैं, किसी दिन नहीं। कभी कोई केरला से आ जाता है, कभी कोई कर्नाटका से आ जाता है। अब इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं मिलने के लिए, तो फिर मुझे भी वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इनको थोड़ा सा समय दे दें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या पता कल के दिन आप में से कोई वहाँ पर आए मिलने, और अगर हम आपको समय ना दे, सोचो आप 2 दिन की यात्रा करके आए हैं। ठीक है, 2 दिन से बस मन में यही है कि नहीं, जाना है, सर से मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और मुलाकात ना हो तो फिर आपको थोड़ा हर्ट होगा, इसी वजह से। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आ जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट। हम लोगों ने डीआई पढ़ लिया अच्छे तरीके से। डीआई में हम लोगों ने 2 पार्ट देखा है। बार ग्राफ सबसे पहले हमने टैबुलर डीआई देखा, और मुझे लग रहा है उसके बारे में आप लोग को पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिला है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो बार ग्राफ देखा, उसके बारे में पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमने आपको दिया। और फिर तीसरा हमारा आता है पाई चार्ट।
पाई चार्ट को हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा पाई चार्ट में परेशान होता है। और मैं आपको बताऊं, पाई चार्ट से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, इसीलिए क्योंकि इसमें जो होते हैं ना, पाई चार्ट में आप जो मेथड लगाएंगे वो काफ़ी बेसिक लगाएंगे, काफ़ी मतलब निहायती अगर मैं बोलूँ तो बकवास मेथड। लेकिन जो चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, अगर वो चीज़ें आपने सीख ली तो आप उसको काफ़ी शॉर्ट में कर सकते हो, काफ़ी शॉर्ट में, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक है, तो काफ़ी शॉर्ट में आप उसको कर सकते हैं, बस थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने पाई चार्ट को, और पाई चार्ट में हम देखते हैं। देखिए पाई चार्ट में क्या होगा, मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा सर्कल बना दिया जाएगा, ठीक है, और इस सर्कल के कई सारे टुकड़े किए जाएंगे। जैसे पिज़्ज़ा ही हो गया, मान लीजिए ये आपका पिज़्ज़ा है, ठीक है, और 4-5 लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है। किसी ने पैसे ज़्यादा दिए हैं, किसी ने पैसे कम दिए हैं। तो जो जाहिर सी बात है पैसा ज़्यादा देगा वो ज़्यादा हिस्सा लेके जाएगा, और जो पैसे को कम देगा वो कम हिस्सा लेकर जाएगा। तो हम इस पिज़्ज़ा का टुकड़ा किस हिसाब से करेंगे, किसको हम ज़्यादा देंगे, किसको हम कम देंगे, तो उसके लिए हम अपना एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा एंगल का। जो ज़्यादा पैसा देगा उसको ज़्यादा एंगल मिलेगा, और जो कम पैसा देगा उसको कम एंगल मिलेगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए यहाँ पर एक व्यक्ति के खर्चे के बारे में बात कही गई है, ठीक है। कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो 90,000 रुपये प्रति महीना कमाता है। उस 90,000 रुपये में वो जो है कपड़े पर 9,000 रुपये खर्चा करता है, खाने पर 21,000 रुपये 21,600 खर्चा करता है, पढ़ाई पर 18,000 खर्चा करता है, और 23,400 रुपये की वो बचत करता है। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि बताओ रेंट जो है वो उसने कितना दिया है, ऐसे करके, या अलग अलग इसी के आधार पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, इससे भी थोड़ा और हम बेसिक जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक तरीके से किसी व्यक्ति ने 200 रुपये दिए हैं, किसी व्यक्ति ने यहाँ पर 100 रुपये दिए हैं, और किसी व्यक्ति ने, एक और व्यक्ति है जो 100 रुपये दिए हैं। यानी यहाँ पर कितने लोग हैं, तो कुल मिलाकर 3 लोग हैं। यानी इस पिज़्ज़ा के कितने टुकड़े किए जाएंगे, 3 टुकड़ा किया जाएगा। 3 टुकड़ा में वो टुकड़ा कैसे होगा, तो वो टुकड़ा आपका हो जाएगा यहाँ पर किस किस आधार पर, 2, 1 और 1, यानी इस पिज़्ज़ा के टोटल 4 टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर हम इस पिज़्ज़ा के टोटल कितने टुकड़े करते हैं, 4 टुकड़े करते हैं। 4 टुकड़े में 2 टुकड़ा जो है वो एक व्यक्ति के पास रहेगा, यानी ये ऊपर का 2 टुकड़ा जो है ये पूरा का पूरा ए लेगा। इतना पिज़्ज़ा पूरा का पूरा कौन खाएगा, ए खाएगा। एक टुकड़ा कौन खाएगा, बी खाएगा, और एक टुकड़ा कौन खाएगा, सी खाएगा। यानी अगर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना हो, अगर मुझे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना हो कि किसको कितना कितना शेयर मिला, तो मैं ऐसे बताऊंगा कि ए को पूरा इतना भाग मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पर कि किसको कितना मिला है, असल में हम डिग्री के आधार पर करते हैं। और डिग्री के आधार पर कैसे करते हैं, तो हम बोलते हैं कि देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर समझिएगा आप लोग मेरे बात से, बात ऐसी यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल कितना है, तो बोलोगे सर पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, तो बोलोगे सर 360 डिग्री का होता है। और 360 डिग्री के टोटल कितने टुकड़े करने हैं, 4। यानी इसको कितने भागों में बांट देना है, 4 भागों में, ठीक है। उसमें अगर हमें ये पता करना है कि हमारे ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को, तो ए को कितना भाग मिला, 2 भाग, तो इसको 2 से गुना कर दोगे तो पता चल जाएगा ए को हमने कितना डिग्री दिया है। जब आप इसको काटोगे 2 से और आप इसको काटोगे तो बोलोगे सर ए को पूरा का पूरा 180 डिग्री मिला, यानी ए को पूरा का पूरा एक सेमी सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको बी का शेयर निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसको आपको 4 भागों में बांटना है, उसमें आपको बी को कितना भाग देना है, ए भाग। तो जब आप इसको काटोगे तो ये 90 डिग्री का कटेगा, तो बोलोगे सर बी को हमें क्या देंगे, क्वार्टर सर्कल देंगे, यानी 90 डिग्री देंगे। देखो ए को पूरा का पूरा 180 डिग्री दिया, बी को कितना दिया, 90 डिग्री दिया, और जो बच गया वो किसका शेयर हो गया, सी का शेयर हो गया। तो पाई चार्ट में कहानी यही होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एंगल के आधार पर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किसके आधार पर होता है, एंगल के आधार पर होता है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि कुछ पार्ट हम लोग छोड़ दें या कुछ पार्ट को हम काउंट ना करें। जितना भी एंगल है वो सब में बट रहा होता है। जैसे मानिए आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपके सामने देते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका एक पाई चार्ट है और इस पाई चार्ट के अंदर किसी व्यक्ति का इनकम दिया गया है, कितना है, 90,000 रुपये। उस व्यक्ति के खर्चे भी दिए गए हैं कि उसने कपड़े पे 9,000 खर्च किया, सेविंग में इतना किया, फूड में इतना किया, एजुकेशन में इतना किया, और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ रेंट में उसने कितना खर्चा किया है,
ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं रेंट को लेकर। तो यहाँ रेंट को कितना मिलेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो आपने खर्चा किया है आप उनको एक बार जोड़ दीजिए। तो अगर आप उनको जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 23,000 और 21,000 कितना हो गया, 44,000 हो गया। 600 और 500 कितना हो गया, 1,000 हो गया। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। 45,000 में 9,000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 54,000। और 54,000 में 18,000 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 72,000। टोटल इनकम हमारा कितना है, तो 90,000 है। और 90,000 में हम जब 72,000 को घटा देंगे तो हमारे रेंट के लिए हमको कितना पैसा मिलेगा, तो 18,000 मिलेगा। यानी यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें रेंट को लेकर, तो रेंट के लिए कितना पैसा मेरे भाई आ रहा है, तो 18,000 आ रहा है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो भी यहाँ पर इनकम है, हमारा जो भी यहाँ इनकम है, उस इनकम में से हम अपने सारे खर्चे को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ पर रेंट मिल जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पर इस पाई चार्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि असल में ये पूरा पैसा जो है वो किसी ना किसी रूप में बंट जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर कोई एक पार्ट ऐसा हो जो किसी में ना बटे। सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर बटेगा ही बटेगा। इसी इनकम में से जो है 9,000 कपड़े पे जाएगा, इसी में से 23,400 सेविंग में जाएगा, इसी में से 21,600 जाएगा, इसी में से 18,000 जाएगा, और जो बच जाएगा वो किस में जाएगा, किराया में। यानी एक भी रुपया ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर शेष बच जाए, ऐसा नहीं है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो इन आधार में होता है। अगर कल के दिन हमें बताना हो एंगल में तो हम वो भी बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले नीतीश कुमार कहते हैं सर वीओडी बैच से सीजल क्रैक हो जाएगा। मेरे भाई ऑल इंडिया रैंकर बन चुके हैं आपके वीओडी बैच से। अगर आपने आदर्श कुमार का इंटरव्यू नहीं देखा है तो आदर्श का इंटरव्यू देख लीजिए। ऑल इंडिया रैंक 1 जीएसओ कैटेगरी में है, और ऑल इंडिया रैंक पूरे सीजीएल में 2020 सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक अभी उनका 14 है। और वो किस बैच के स्टूडेंट हैं, तो आपके रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ सीजीएल में बच्चों के ऑल इंडिया रैंक आ रहे हैं आपके रिकॉर्डेड बैच से, आप तो फिर भी ये पूछ रहे हो कि सीजीएल क्रैक हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखिए। जैसे तो पहला एग्जाम्पल क्या बोला गया है, तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि सेविंग इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इनकम। अब जैसे मानिए कि एक हमारे पास पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में ये कहा गया है कि देखो ये पूरा 100% का मान होता है। असल में जब आप कोई भी एक पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो पाई चार्ट को दो चीज़ों में कहा जाता है। अगर आप इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा, और अगर आप इसको प्रतिशत में लिखेंगे तो ये 100% के बराबर होगा। इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि 100% बराबर 360 डिग्री। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? दोबारा से बता देते हैं कैसे कह रहे हैं। कोई भी एक पाई चार्ट या पिज़्ज़ा जो होता है ना, उसका सेंट्रल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। और परसेंटेज में ये अपने आप में पूरा है। ऐसा तो है नहीं कि ये सर्कल यहाँ से ऐसा कट गया और थोड़ा कम बता रहा है, नहीं। कभी भी कोई भी फिगर अपने आप में जब भी दिया गया होता है तो वो 100% होता है। तो ये जो सर्कल है यहाँ, जो वृत्त है, वो अपने आप में कितना परसेंट है, तो वो अपने आप में 100% है। समझ में आ गया बात? तो अगर हमें परसेंटेज में लिखना होगा तो हम बोलेंगे ये 100% है, और अगर हमें डिग्री में लिखना होगा तो हम कितना बोलेंगे, 360 डिग्री है। अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये बात बोला गया है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या है, पाई चार्ट है। इसमें अगर देखेंगे तो कपड़ा कितना परसेंट है, 10%। रेंट कितना परसेंट है, 20%। एजुकेशन कितना परसेंट है, 20%। खाना कितना परसेंट है, 24%। अब यहाँ आपको पूछा जाएगा कि बताइए आपने सेविंग में जो है वो कितना खर्चा किया है। अब यहाँ पर सेविंग में निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी का जो है जाकर पीछे डेटा निकालना पड़ेगा, 9,000 का 10% करना पड़ेगा। जैसे पीछे आपका इनकम कितना था, 90,000 था, तो ऐसा नहीं है कि 90,000 का 10% करना पड़ेगा, 90,000 का 20% करना पड़ेगा, फिर 20%, फिर 24%, फिर जो आएगा घटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आप हमेशा एक बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, ये जो पूरा है ना, पूरा सर्कल, ये 100% को रिप्रेजेंट करता है, 100% को बताता है। उस 100% में से यहाँ देख लीजिए 10% को, 20% को, 20 को और 24 को घटा दीजिए, जो आ जाएगा वो किसका मान होगा, वो सेविंग का मान होगा। तो एक बार इन सबको हम ज़रा जोड़ देते हैं। 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और यहाँ 24 कितना हो जाएगा, 74%। कितना हो जाएगा, 74%। मेरा पूरा का पूरा इनकम 100% है, उसमें से हम 74% यहाँ खर्चा कर चुके हैं। तो मुझे बताइए कि हम यहाँ सेविंग में कितना बचाएंगे, तो यहाँ पर बोलोगे सर 26% बचाएंगे। यानी इसीलिए मैंने आपको कहा कि जब इस सर्कल में सारे परसेंट को आप जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा,
100% के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों? 100% के बराबर आएगा। अब इसमें जो एक आपका पॉइंट महत्वपूर्ण उठकर आता है वो क्या आता है? तो वो ये एग्जाम्पल नंबर 2 आता है, और ये एक बड़ी बात हो जाती है, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मेन पॉइंट या मेन मुद्दा अगर हम बात करें सीखने के लिए, तो मेन मुद्दा जो है वो यही है। ठीक है, मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पर यही है, और यही मेन सीखना होता है पाई चार्ट में, कि हम डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलें और यहाँ पर हम परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहले इसको सीखिए कि अगर हम पाई चार्ट में बात करते हैं तो पाई चार्ट में हम यहाँ डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलें और परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलें, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, और मैंने आपसे क्या कहा कि एक सर्कल होता है, एक क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त के अंदर जैसे मानिए यहाँ पर ये जो वृत्त है ना, इसका पूरा का पूरा ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है? तो बोलोगे सर डिग्री में ये 360 डिग्री होता है। और कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, पूरा का पूरा पूरा होता है, 100% वो अपने आप में क्या होता है, पूरा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिशत में ये 100% होगा, प्रतिशत में ये कितना परसेंट होगा, तो प्रतिशत में ये हमारा 100% होगा। ठीक है, और डिग्री में ये कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। यानी कभी भी अगर हम लिखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जो ये 360 डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है, तो 360 डिग्री हमारा जो है वो 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला टाइप आपको क्या पढ़ना है कि डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदला जाए। उदाहरण के तौर पे जैसे कल के दिन अगर मैं आपको ये बात बोल दूं कि 180 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर मैं आपसे कल के दिन पूछ दूं 90 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कैसे बताएंगे? अगर कल के दिन हम आपसे ये पूछ दें 100 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कैसे बताएंगे? या अगर हम आपसे ये पूछ दें 120 डिग्री जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो कैसे बताएंगे? यानी डिग्री को परसेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आप ये बात बोलेंगे कि सर देखिए 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। 360 डिग्री कितने के बराबर है, 100% के बराबर है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 1 डिग्री को, तो 1 डिग्री जो होगा वो बराबर होगा किसके, 100/360% के, 100/360% के। 360 डिग्री 100% के बराबर, तो 1 डिग्री 100/360 के बराबर, 1 डिग्री 100/360 के बराबर। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 डिग्री का मान कितना होता है, तो 100/360 होता है। हमें पता कितने का करना है, 180 डिग्री का, तो हम इसको यहाँ पर किससे गुना कर देंगे, 180 डिग्री से। 180 360 को 2 बार में काटेगा, 200 को 50 बार में काटेगा, तो हम बोलेंगे सर ये किसके बराबर है, तो 50% के। समझ में आ गया बात, कितने के बराबर है, तो 50% के। उसी तरीके से वापस बोलेंगे कि सर 1 डिग्री 100/360 के बराबर है, तो 90 डिग्री का मान निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो 1 डिग्री का मान 100/360% होता है, तो 90 डिग्री का मान निकालने के लिए इसको हम 90 से गुना करेंगे। 90 हमारा इसको 4 बार में काटेगा, 4 इसको 25 बार में काटेगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना परसेंट, 25% आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा कितना परसेंट, 25% आ जाएगा। तीसरा जो सवाल मैंने आपसे कहा था वो मैंने कहा था 100 डिग्री के लिए कि 100 डिग्री कितना होगा। तो सेम तरीका आपको पैटर्न करना है फॉलो, सेम बार बार सेम ही चीज़ों को फॉलो करना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 1 डिग्री जो होता है ना वो कितने के बराबर होता है, तो 1 डिग्री 100/360% के बराबर होता है। हमें तो 100 डिग्री का मान पता करना है, तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 4 से आपका जो है यहाँ पर 9 बार में ख़त्म होगा, तो 4 से आपका 25 बार में ख़त्म होगा। तो आप बोलेंगे 25 × 10 कितना हो जाएगा, 250/9%। ये हमारा इतने के बराबर होगा, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? तो ये हम सीखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है डिग्री को कैसे बदलना है परसेंटेज में। तो हमने ये देखा कि देखो इतना डिग्री इतने परसेंट के बराबर होता है, तो 1 डिग्री हमारा इतने परसेंट के बराबर। तो अगर हमें 180 डिग्री का मान बताना है तो कैसे बताएंगे, 90 डिग्री का मान बताना है तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे, हमें 100 डिग्री का मान बताना है तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो कैसे आता है, परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलें, परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलें।
ठीक है। अब परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए यहाँ पर हमें छोटी सी बात को सीखना होगा, और वो सेम हमारा यही लाइन है, यही रामबाण है, यही हमें बताएगा। जैसे मानिए आप बोलेंगे कि सर देखो जो 100% होता है ना बच्चे, वो कितना होता है, तो 100% जो होता है वो हमारा 360 डिग्री के बराबर हमेशा कहा गया है। ठीक है, हमेशा कहा गया है 100% किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। हाँ, साहिल कुमार कहते हैं सर 360 कहाँ से आया है। बच्चे एक सर्कल में पूरा कोण 360 का बनता है। ये सर्कल में एक कंप्लीट एंगल बनता है, और एक सर्कल जो होता है वो पूरे 360, ये जो कोण यहाँ बनता है ना, ये पूरा 360 डिग्री का बनता है इसके सेंटर पे। ये जो सर्कल के अंदर कोण बनता है ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का बनता है, और जो ये परसेंटेज बयान करता है ये पूरा का पूरा 100% करता है। समझे? तो वही बात यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, अब मुझे किसको बदलना है बच्चे, तो मुझे यहाँ पर प्रतिशत को बदलना है डिग्री में। तो हमने आपसे ये बात कहा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बात पूछूं कल के दिन कि बताइए मुझे 25% कितने डिग्री के बराबर होगा। दूसरा सवाल हम आपसे ये बोले बताइए 20% कितने डिग्री के बराबर होगा। तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ दूं बताइए 10% कितने डिग्री के बराबर होगा। तो आप इसको डिग्री में कैसे बताएंगे, आप इसको डिग्री में कैसे बताएंगे, तो ये बात ज़रा समझिएगा गौर से यहाँ पे। तो इसके लिए आप ये बात बोलेंगे कि सर देखिए आप इस बात को समझिएगा, हमारा 100% 360 डिग्री के बराबर, तो हमारा 1% किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर 360 बटे में 100 के, 360 बटे में 100 डिग्री के, तो 1% हमारा इतने के बराबर। तो 25% के लिए क्या करेंगे, तो इसी में 25 का गुना लगा देंगे, यानी हम बोलेंगे 1% का मान 360 बटे 100 होता है, हमें तो 25 का निकालना है, तो हम 25 से गुना करेंगे। 25 इसको 4 बार में काटेगा, 4 इसको 90 बार में काटेगा, तो 25% का मतलब कितना डिग्री होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, 25% का कितना होता है, 90 डिग्री होता है। आ जाइए, सेम तरीके से 20% को बताना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो जो 360 डिग्री होती है ये कितने का मान होता है, तो 360 डिग्री हमारा 100% का मान होता है, हमें कितने परसेंट का निकालना है, 20% का, तो हम इसको 20% से गुना कर देंगे। 20 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे तो आप इसको 72 बार में कटेगा, तो बोलेंगे सर कितना डिग्री आ गया, तो 72 डिग्री आ गया, यानी 72 डिग्री जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तीसरा वाला सवाल जैसे मानो 10% का बताना है, तो आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है जो 360 डिग्री है वो कितने का मान है, तो 100% का मान है, और हमको कितने का पता करना है, 10% का, तो हम किससे गुना करेंगे, 10% से गुना करेंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी बोलेंगे सर 36 डिग्री जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो इस आधार पर बच्चे हमेशा आंसर दिया जाता है, आपको जितने परसेंट का पता करना होता है उसको आप गुना करके पता करते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको कि कैसे आपने डिग्री से परसेंटेज में कवर अप किया है और कैसे आपने परसेंटेज से डिग्री में कवर अप किया है। अब इसी आधार पर आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, और आपको यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन लेके चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। डिग्री को परसेंटेज में और परसेंटेज को डिग्री में आपस में नहीं मिला देंगे, दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अलग रखना है। जैसे यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को पढ़ा होगा आपने, तो इस सवाल में आपको ये दिया गया है, समझिएगा बड़े ध्यान से। इस सवाल में यहाँ पर ये दिया गया है ठीक है, कि अमाउंट स्पेंड ऑन फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। ठीक है, जैसे ये सवाल है यहाँ पर ना, और इस सवाल के आधार पर ये दिया गया, देखिए ये आपका पूरा का पूरा DI है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना सेम ये वाला क्वेश्चन, ये मान लीजिए एक DI आपको दे दिया गया। ठीक है, और इस DI में आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया, तो इस DI में आपसे बोला गया अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, यानी जितना पैसा आपने खाने में खर्चा किया है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन। खाने पर जो खर्चा हुआ है वो एजुकेशन पर जो खर्चा है उससे कितना परसेंट ज़्यादा है। कभी भी आप एक बात को मेरे हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरे कंसेप्ट को जानते हैं तो आप उसके आधार पर बता पाएंगे। और वो कंसेप्ट पता है क्या होता है, मैंने आपसे हमेशा एक बात बोला है कि देखो कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, या कौन किससे कितना परसेंट कम है, या कौन किसका कितना परसेंट है, इन सभी बातों को बताने के लिए हमेशा उन दो लोगों का जो है वो रेशियो चाहिए होता है। वो जो रेशियो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको परसेंटेज में रखो, या ज़रूरी नहीं है डिग्री में रखो। अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे, और यहाँ पर आपको किसके किसके साथ कंपेयर करना है, आपको यहाँ फूड का कंपैरिजन करना है, और वो किसके साथ करना है, तो एजुकेशन के साथ करना है।
आपको जो है वो फूड का कंपैरिजन करना है, और फूड का कंपैरिजन किसके साथ करना है? एजुकेशन के साथ। अब यहीं पर जो मास्टर स्ट्रोक है वो समझना है आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं ना कि यार हम परसेंटेज से कंपैरिजन कर लेंगे ना तो मामला ख़राब हो जाएगा, हमको डिग्री से करना चाहिए। बहुत ये सोचते हैं नहीं डिग्री से कर लेंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हाँ कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखो दोनों, या आप दुनिया के कोई भी मेथड निकाल लो, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। जैसे बोला गया है कि आपने खाने में जो खर्चा किया है, ठीक है, आपने खाने में, जैसे मैं आपको एक डीआई बताता हूँ, समझिएगा मेरी ध्यान से। एक मैं आपको एक डीआई दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला गया कि खाने में जो खर्चा है वो कितना परसेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए, यहाँ पर लिखिए आप फूड, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसका रेशियो किसके साथ लेंगे? तो फूड का रेशियो आप एजुकेशन के साथ लेंगे। फूड का रेशियो आप किसके साथ लेंगे? तो एजुकेशन का लेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए आपने खाने में कितना खर्चा किया है? तो 24% किया है, तो आप यहाँ पर 24% लिखिए। उसके बाद आपने एजुकेशन में कितना खर्चा किया है? ठीक है, तो आपने यहाँ एजुकेशन में कितना खर्चा किया है? तो आप बोलेंगे 20% है, ठीक है। कितना परसेंट है? तो 20% है। अब आपको क्या करना है? तो मैंने हमेशा कहा है, जैसे आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और ये हमसे कहा गया है, ठीक है, ये हमसे कहा गया है जो फूड है वो कितना परसेंट ज़्यादा है एजुकेशन से। तो हमसे ये कहा गया है जो ए है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए जो है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है। कभी भी ऐसा सवाल, ए का इनकम जैसे मानो बोल दिया जाए 24 रुपये, बी का इनकम 20 रुपये, तो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है कैसे पता करते हो? इन दो लोगों का रेशियो लेते हो, 4 से काटोगे 6 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, तो आप बोलोगे सर देखो ये 6 है और ये 5 है, यानी कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और कितने के ऊपर है? तो बोलोगे सर 1 ज़्यादा है 5 के ऊपर, तो 1/5 इंटू 100% हमारा आएगा, यानी हम बोलेंगे सर ये 20% ज़्यादा है। कितना परसेंट ज़्यादा है सर? 20% ज़्यादा है। यानी असल में जो ये खाना है ना, ये पढ़ाई से 20% ज़्यादा है। आप ऐसे भी देख लेते कि 20 का 10% 2 होता है, और 20 का 20% 4 होता है, और ये इससे 4 यूनिट ज़्यादा है। इस आधार पर आप बता पाते। पहला पॉइंट तो। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा परसेंटेज से परसेंटेज का कंपैरिजन नहीं करना चाहता, वो पहले ये बताना चाहता है कि यहाँ 24% दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कितना डिग्री है हमको ये बताओ, फिर ये कितना डिग्री है वो बताओ, हम फिर डिग्री से कंपेयर करेंगे। तो कोई बात नहीं, उसको डिग्री से भी कंपेयर करने दो, ठीक है। जैसा कि आपको ये बात पता है कि जो 360 डिग्री होती है वो कितने परसेंट के बारे में बयान करती है? तो बोलोगे सर 100% का मान है वो तो, और यहाँ हमें कितने परसेंट का मान निकालना है? 20% का, तो आप इसको 20 के साथ गुना कर दो, ठीक है। ये जो डिग्री है ये 100% का मान है, तो 20% का मान कैसे निकालेंगे? इसको 5 से भाग करेंगे और इससे यहाँ 72 बार में, तो बोलोगे सर एजुकेशन कितना डिग्री है? तो एजुकेशन 72 डिग्री है। उसी तरीके से यहाँ पर आप बोलोगे सर ये जो 360 डिग्री होती है ये कंप्लीट 100% के लिए होती है, कंप्लीट 100% के लिए होती है। हमें यहाँ कितने के लिए पता करना है? हमें 24% के लिए पता करना है, तो यहाँ पर हम 24% के लिए पता करेंगे। 0 से आपका 0 चला जाएगा, 2 से आप इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 2 से आप इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। आप इसको गुना करिए, 12 × 6 72 का 2, ठीक है, या आप डायरेक्ट बिना काटे भी गुना कर सकते हैं। आप 10 को ऐसे रहने दीजिए, बाकी गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 36 का 4 गुना 144 का 4 हाथ में आ जाएगा 14, 36 का 2 गुना 72, 72 10, 82, 82 और 4 86, यानी 86.4 डिग्री। कितना आ जाएगा? 86.4 डिग्री। आप करके गुना देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 36 का 4 गुना करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा। 144 का 4 रखिए, हाथ में 14 रख दीजिए। फिर 36 का 2 गुना 72, 72 में 14 जोड़ेंगे तो 86 आ जाएगा, बाद में 10 से भाग कर दीजिए। तो यानी ये वाला जो डिग्री है ये डिग्री कितना है? तो बोलेंगे सर ये डिग्री हमारा 86.4 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर? तो ये हमारा आ जाएगा 86.4 डिग्री। यहीं पर हम आपको एक जो है वो सामंजस्य दिखाना चाहते हैं कि बच्चे गलती करते क्या हैं। परसेंटेज में दिया गया होता है तो वो उसको डिग्री में लेके जाते हैं, और फिर पता है यहाँ पर वो क्या करते हैं, फिर वो ये बात बोलते हैं कि खाने के ऊपर इतना डिग्री खर्चा हुआ,
पढ़ाई के ऊपर 72 डिग्री खर्चा हुआ, हमसे ये बोला गया है खाने में जो खर्चा हुआ है वो पढ़ाई से कितना ज़्यादा है, तो बोलेगा देखो यहाँ 72 डिग्री हुआ है और यहाँ इतना डिग्री हुआ है, कितना डिग्री ज़्यादा हुआ है, तो बोलेगा यहाँ पर 14.4 डिग्री ज़्यादा हुआ है। देखो 86.4 में से आप 72 को घटा दो, कितना आएगा, तो बोलोगे 14.4 डिग्री, तो बोला जाएगा यहाँ पर ये कितना डिग्री है, तो 14.4 डिग्री है। बट्टे में कितना लिखेगा, तो बट्टे में बोलेगा किससे तुलना कर रहे हो, एजुकेशन से, तो भाग भी करोगे एजुकेशन से, तो एजुकेशन से करो और इनटू कितना कर दो, 100% कर दो। अब यहाँ इस दशमलव को उड़ाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 72 से काटोगे 2 बार में, 0 से कटेगा 2 बार में, तो भी आंसर कितना आ जाएगा, 20% आएगा। तो वही बात हम कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है पाई चार्ट में कि जब दो लोगों की तुलना की जाए तो उनको डिग्री में कन्वर्ट करके ही किया जा सके, आप उनकी तुलना परसेंटेज के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको डिग्री में भी लेके आ जाते हैं ना, तो डिग्री में भी आप उनका रेशियो लेकर जो है वो कन्वर्जन बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि सर ये हमारा फूड था और ये हमारा एजुकेशन था। खाने की अगर हम बात करें तो खाना हमारा कितना डिग्री था, 86.4, और यहाँ पर बात करें एजुकेशन का तो ये कितना था मेरे भाई डिग्री में, तो ये हमारा 72 था, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो सबसे पहले रेशियो लेने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास दशमलव है। 10 से गुना करेंगे तो ये 864 हो जाएगा और 10 से गुना करेंगे तो 720 हो जाएगा। फिर 12 से काटिए तो 12 का 7 गुना 84, 12 का 2 गुना 24, 12 से ये हमारा 60 बार में कटेगा, फिर 12 से 6 बार में कटेगा, 12 से 5 बार में कटेगा, तो वापस से फूड का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 6:5, और परसेंटेज भी लिया था तब भी रेशियो कितना था, 6:5। तो यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर जो ये फूड है और यहाँ पर ये जो एजुकेशन है, अगर आप इनका परसेंटेज में रेशियो देखोगे तो भी रेशियो 6 और 5 का आएगा, अगर आप इनकी डिग्री का रेशियो देखोगे तो भी 6:5 आएगा, और अगर आप इनके ओरिजिनल वैल्यू को देखोगे तो भी रेशियो 6 और 5 ही आएगा। यानी पाई चार्ट में कभी भी अगर दो डेटा को कंपेयर करना होता है तो आप दोनों डेटा में, जैसे मानिए कभी भी ऐसा बोल दे, जैसे मानिए हो सकता है यहाँ पर ऐसा बोल देता है एजुकेशन में 1000 रुपये खर्चा हुआ और फूड में 1200 रुपये खर्चा हुआ, तो बताओ कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, तो आप उनके पैसे का अनुपात लेके परसेंटेज बता देते हैं। या अगर ऐसा बोले एजुकेशन में 20% खर्चा हो रहा है, खाने में इतना परसेंट हो रहा है, तो यहाँ जो पैसा खर्चा हो रहा है वो इससे कितना ज़्यादा है, तो दोनों के परसेंटेज का रेशियो लेके बता देते हैं। या अगर ऐसा बोला जाता कि एजुकेशन में 72 डिग्री का खर्च आया है और फूड में इतने डिग्री का खर्च आया है, बताओ कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप उनके डिग्री का कंपैरिजन लेके बता देते हैं। यानी कभी भी दो लोगों में अगर ये पूछा जाता है कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप उनका रेशियो लेके बताएंगे, लेकिन दोनों का रेशियो समान टर्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन के लिए डिग्री ले रहे हैं और फूड के लिए परसेंटेज ले रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं करेंगे कि एजुकेशन का परसेंटेज ले रहे हैं और फूड का डिग्री ले रहे हैं, नहीं। अगर लेना है तो दोनों का डिग्री का रेशियो लो, जैसे यहाँ हमने दोनों में डिग्री का रेशियो लिया है। या अगर लेना है तो दोनों के परसेंटेज का रेशियो लो, जैसे यहाँ दोनों का हमने परसेंटेज लिया है। तब उस आधार पर आप बता पाएंगे कौन किससे कितना परसेंट ज़्यादा है या कौन किससे कितना परसेंट कम है। ये मास्टर स्ट्रोक होता है पूरा का पूरा किसका, तो पूरा का पूरा पाई चार्ट का। जैसे यहाँ से हम सवालों को शुरू करते हैं। आपके शीट में पहला क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, उस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजीएल 2020 का सबसे पहला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया सब पढ़े पढ़िए, ठीक है। कभी भी मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा, तो 3 चीज़ें मैंने कही है। डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ों का जो है वो ज़रूरी होता है। पहले तो आपका नॉलेज होता है कि डीआई में 3 बातों को पढ़ना होता है। पहले तो हो गया टाइटल क्या है, दूसरा हो गया फुटनोट्स क्या है, और तीसरा होगा यूनिट क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, सवाल को पढ़िए। कहा गया है कि स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस चार्ट को ढंग से एक बार पढ़ लो, फिर इसके आधार पर हम जो जो सवाल पूछेंगे उसका आंसर देना। और चार्ट का टाइटल क्या है, तो टाइटल में ये कहा गया कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन पब्लिकेशन एंड सेल्स ऑफ बुक, यानी किताबों के प्रकाशन और बिक्री का व्यय बताया गया। जैसे मान लीजिए कि मैं ही बुक पे अभी काम कर रहा हूँ,
मुझे पता है कि जब वो बुक आएगी तो मार्केट की सबसे ज़बरदस्त होगी, इसीलिए क्योंकि उसको बच्चे को ध्यान में, बच्चों के भला को देखते हुए बनाया जा रहा है। तो उसमें मेरा कुछ खर्चा आ रहा है, टाइपिंग में खर्चा आ रहा है, बाइंडिंग में खर्चा आ रहा है, प्रिंटिंग में खर्चा आ रहा है, पब्लिकेशन में आ रहा है। फिर जब हम उसको बेचेंगे तो सेल्स भी आएगा हमारे पास, किसी स्टोर से इतना आया, किसी स्टोर से इतना आया, फ्लिपकार्ट से इतना आया, इतना आया। तो अगर कल के दिन कोई मुझसे हिसाब पूछे कि भाई तुमने जो किताब बनाई उसमें खर्चा तुम्हारा कितना लगा, एडवर्टीजमेंट में तुमने कितना किया, बाइंडिंग में तुमने कितना किया, कहाँ कहाँ तुमने कैसे कैसे लगाया, तो उसको मैंने ये पाई चार्ट बना के दे दिया। मैंने कहा देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये आए थे तो उस 100 रुपये में 35 रुपया जो है वो मैंने प्रिंटिंग में लगा दिया था, 18 रुपया मैंने बाइंडिंग वाले को दिया था, 18 रुपये मैंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट वाले को दिया था। रॉयल्टी वो लेता है जो पब्लिकेशर होता है, जैसे अरियन पब्लिकेशन हो गया, कोई हो गया, तो वो रॉयल्टी लेते हैं, वो 15% लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर 15% यानी 100 का 15%, 15 रुपये मैंने उनको दे दिए हैं। उसके अलावा पेपर भी तो लगता है ना मेरे भाई, किताब छपती किस पर है, पन्ने पर। तो जैसे मानो 100 रुपये का 10 रुपया मैंने पेपर में लगा दिया, पेपर खरीद कर लेकर आया, फिर उसके ऊपर छपाई हुई, फिर उसकी बाइंडिंग हुई, फिर उसके बाद उसका एडवर्टीजमेंट हुआ, एडवर्टीजमेंट होने के बाद पब्लिकेशन वाले जो हैं वो ले गए। किस चीज़ के लिए ले गए? तो भैया हम बेचेंगे, इतना हमारा कमीशन बनता है। और बाकी का 4% जो है ना वो अन्य चीज़ों में खर्च हो गया। अन्य चीज़ों का मतलब जैसे किताबों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना होता है तो उसके लिए जो किराया लगता है, या अदर चीज़ें हो गई। तो पूरे मैंने 100 रुपये का हिसाब कुछ इस प्रकार से दिया। ठीक है, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है उसका शेयर भी आप देखेंगे ज़्यादा होगा, यानी उसकी डिग्री ज़्यादा होगी, और जिसका परसेंटेज कम होगा उसको कम मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मान लीजिए आपका पिज़्ज़ा है, जो ज़्यादा पैसा देगा वो ज़्यादा पिज़्ज़ा खाएगा, और जो कम पैसा देगा उसको कम पिज़्ज़ा मिलेगा। तो सेम तरीके से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसका परसेंटेज ज़्यादा है और इसको शेयर में कम मिल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जिसका परसेंटेज ज़्यादा उसको शेयर ज़्यादा मिलेगा, जिसका परसेंटेज कम होगा उसको शेयर कम मिलेगा। अब ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ रीड कर लिया, कहाँ कितना गया, कितना नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इस आधार पर हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला है? तो बोला है कि देखो, यदि प्रिंटिंग का जो खर्चा आया है ना वो 24,500 रुपये आया है, तो बोला गया व्हाट वाज एक्सपेंडिचर ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी वाला कितना ले गया, यानी अगर तुम जो है छपाई किए तो छपाई का खर्चा 24,500 है, तो रॉयल्टी को कितना देना पड़ेगा तुम्हें, यानी जो पब्लिकेशन वाले ले गए रॉयल्टी के नाम पे वो कितना लेगा यहाँ पर, ये मुझे बताओ। तो हमने कहा देखो, सबसे पहले पता है पूरे अरिथमेटिक में मैं एक ही बात आप लोग को सिखाते रह गया कि ये बात देखना कि आपको दिया क्या है और आपको पता क्या करना है। फिर से बोल रहा हूँ, दिया क्या है और पता क्या करना है। यानी यहाँ पर 24,500 रुपये दिया गया है। ये 24,500 रुपये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये 24,500 है ना, ये प्रिंटिंग का खर्चा है, और यहाँ प्रिंटिंग का खर्चा कितना है, 35% है। यानी असल में ये कितने परसेंट का मान है, तो 35% का मान है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, रॉयल्टी, और रॉयल्टी कितना परसेंट है, तो रॉयल्टी हमारा 15% है, यानी हमसे 15% का मान पूछा है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो 35% का मान दिया गया है और 15% का मान हमसे पूछा गया है। जितने का मान दिया गया होता है उससे डिवाइड करते हैं, और जितने का पूछा गया होता है उससे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको यहाँ पर? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला कि देखो 24,500 रुपये 35% का मान है, हमें तो 15 का निकालना है, तो 15 से गुना कर देंगे। 7 से काटेंगे यहाँ पर तो ये 5 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे तो 7 का 3 गुना 21, और 7 का 5 गुना 35, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 700 बार में कटेगा। ठीक है, 15 का 7 गुना कितना होता है, 105 होता है। उसके पीछे 2 जीरो लगे हैं तो यहाँ 2 जीरो लगा दो, काम खत्म। 10500, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। अभी देखते चलिए आप लोगों से कैसे सवाल जो है वो धड़ाधड़ लगने शुरू हो जाएंगे, कैसे आप हवा में सवालों को उड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी ना वो आपके दिमाग में मैंने बिठा दिया है। अब जब वो कंसेप्ट आपके माइंड में है तो उस आधार पर आप सवालों को एकदम उड़ाना सीख जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुआ कि कितने परसेंट का मान दिया था और कितने परसेंट का मान पता करना था, उस आधार पर आपने गुना किया और आपका ये आंसर आ गया। आ जाइए नेक्स्ट, देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, पॉइंट नंबर 2 को ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर ये बात बोला गया है, द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर is how much % larger than angle of sector of advertisement expenditure। ठीक है, समझे बात? सवाल में बोला गया है कि मुद्रण व्यय
के क्षेत्र का केंद्रीय कोण विज्ञापन व्यय के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा है। कितना प्रतिशत बड़ा है ये नहीं बोला गया है, कोण कितना बड़ा है ये पूछा गया है। एक तो यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पर जो ये एंगल है, कौन सा एंगल, किसका एंगल, तो देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का एंगल पूछा गया है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के एंगल से कितना बड़ा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि एक्सपेंडिचर का एंगल एडवर्टीजमेंट के एंगल से कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक्सपेंडिचर का एंगल कितना है और फिर निकालना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट का एंगल कितना है और फिर वहाँ पर वो दोनों का डिफरेंस लेना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हमसे ये पूछ लेता ना बच्चे कि एक्सपेंडिचर का एंगल कितना परसेंट ज़्यादा है हमारे एडवर्टीजमेंट के एंगल के, तो हम बिना एंगल निकाले भी आंसर दे सकते थे, क्योंकि जब सवाल में परसेंटेज पूछा जाता है ना तो हम डायरेक्ट रेशियो से आंसर दे सकते हैं, लेकिन हमारे ऑप्शन परसेंटेज में नहीं है, हमारे ऑप्शन डिग्री में है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर ये भी है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हमारा प्रिंटिंग का एक्सपेंडिचर है, ये जो प्रिंटिंग का है, हमको इसको भी एंगल में बताना होगा और उसके बाद हमें इसको भी एंगल में बताना होगा और फिर बताना होगा इसका एंगल इससे कितना ज़्यादा है। एक तो ये तरीका, और नहीं तो दूसरा तरीका जो स्मार्ट अप्रोच होगा वो ये होगा कि आप ये देखो तो यहाँ कितना परसेंट खर्चा किया जा रहा है, 35%, और यहाँ कितना किया जा रहा है, 18%, यानी ये कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 17%। 17% एंगल में कितना होगा ना, वो बता दो, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, आप परेशान मत हो, मेरे शब्दों पे ना आ जाए, आप यहाँ पर जो है सवालों को देखें। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 1। ठीक है, हमें बस यहाँ पर ये जो कीवर्ड है ना, हमें उस पर फोकस करना है। हमें यहाँ पर देखना है कि प्रिंटिंग का एंगल, ठीक है, एडवर्टीजमेंट के एंगल से कितना ज़्यादा है। तो हर किसी के लिए एंगल निकालते हैं। आप मुझे बताइए प्रिंटिंग का एंगल आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर मुझे एक बात बोलेंगे कि सर देखिए हमें परसेंट निकालना है, ठीक है, तो हम डिग्री को ऊपर रखेंगे। परसेंट निकालना है तो डिग्री को ऊपर रखो, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताते चलेंगे। डिग्री को ऊपर रख दिया और ये कितने परसेंट का मान है, तो बोलोगे 100% का। कितने का निकालना है, 35 का। देखो अगर परसेंटेज निकालना है ना, समझ में आ रहा है बात, अगर डेटा परसेंट में दिया है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि आप निकालना क्या चाहते हो, आप डिग्री निकालना चाहते हो, तो आप डिग्री को ऊपर रखोगे। ठीक है, आप किसको रखोगे ऊपर, डिग्री को रखोगे। डिग्री निकालना है तो यहाँ पर डिग्री रहेगा, परसेंट निकालना है तो यहाँ पर परसेंट रहेगा। आपने 0 से इसको 0 खत्म कर दिया, 5 से आपने 2 बार में काटा, 5 से आपने 7 बार में काटा, 2 से आपने 18 बार में काटा। ठीक है, और 18 का 7 गुना कितना हो गया, तो यहाँ पर 126 डिग्री आ गया। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटिंग असल में डिग्री में कितना है, तो प्रिंटिंग जो है वो हमारा 126 डिग्री है, हम ये बोल देंगे। प्रिंटिंग को हम डिग्री में लेकर आ रहे हैं। प्रिंटिंग को हम किस में लेकर आ रहे हैं, तो प्रिंटिंग को हम डिग्री में लेकर आ रहे हैं, और डिग्री में जब हम इसको लेकर आए तो कितना डिग्री हो गया, तो हमने कहा सर ये 126 डिग्री हो गया। उसी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट को देखिए कि एडवर्टीजमेंट डिग्री में कितना होगा। किस में दिया है, परसेंट में। पता किस में करना है, डिग्री में। तो डिग्री में पता करना है तो यहाँ डिग्री ऊपर आएगा, यानी 360 डिग्री ऊपर आएगा। अब ये 360 कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। पता कितने का करना है, तो 18 का करना है, तो 18 से आप यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काटिए थोड़ा सा, 0 से आपका 0 चला गया। ठीक है, यहाँ पर जब आप 18 को 36 के साथ गुना करेंगे तो 18 का 6 गुना 108 होता है, 10 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, 10 हाथ में, 18 तिरके 54 और 10 64 आ जाएगा, और बाद में 10 से भाग कर देंगे तो 64.8 डिग्री आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर देखो प्रिंटिंग वाला कितना डिग्री था, 126, और एडवर्टीजमेंट कितना डिग्री था, 64.8। कहा गया था ये वाला जो है वो इससे कितना डिग्री ज़्यादा है। जैसे मेरी उम्र 15 साल है, आपकी उम्र 10 साल है, तो मैं आपसे कितना बड़ा हूँ, तो 5 साल बड़ा हूँ। तो वही बात है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखेंगे तो 126 डिग्री वो थे, और ये कितने हैं, तो यहाँ पर 64.8 डिग्री हैं, इन दोनों का अंतर। बहुत बच्चों को माइनस करने में भी दिक्कत होती है। तो देखो यहाँ दशमलव के बाद अगर 8 है ना, तो यहाँ भी दशमलव लगाओ और उसके बाद 0 लिखो, दशमलव लगाकर 0 लिखो, फिर घटाओ, तो ये 0 नहीं बन जाएगा। अब इसके साथ ही एक उधारी ले लेगा और अपने आप में 10 बन जाएगा। तो 10 में से यहाँ पर जो है किसको घटाते हैं, 10 में से 8 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। जब इसने अपना 1 इसको दे दिया है तो इसके पास 5 बचेगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो बोलोगे सर 61.2 डिग्री। 61.2 डिग्री का मतलब क्या होगा,
आपका आंसर नंबर ए आएगा। ये इस सवाल को बनाने का पहला मेथड था। ये इस सवाल को बनाने का क्या था, पहला मेथड था कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले इसको डिग्री में बनाया और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको डिग्री में बनाया और फिर तब आपने दोनों का जो है वो कंपैरिजन करके या दोनों का जो है यहाँ पर आपने डिफरेंस निकाला। ऐसा भारत का ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना था। मैं यही बात आपको सिखा रहा हूँ कि पेपर में आपको ऐसे नहीं करना था। आप बोलोगे सर अगर ऐसे नहीं करना था तो कैसे करना था, तो वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे समझिएगा आप मेरी बात को। आपको पता है क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? आपसे ये पूछा गया था, जरा गौर से देखिएगा, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया था कि देखो प्रिंटिंग में जो भी डिग्री है और एडवर्टीजमेंट में जो भी डिग्री है, तो ये प्रिंटिंग वाला कितना डिग्री ज़्यादा है। आप बोलोगे सर प्रिंटिंग वाला 35% का शेयर लेके बैठा है और एडवर्टीजमेंट वाला 18% का शेयर लेके बैठा है। तो हम ये देख लेते हैं ना यहाँ पर कि प्रिंटिंग 35% है और एडवर्टीजमेंट कितना परसेंट है, 18, यानी ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 17%। यानी यहीं 17% को तो हमें डिग्री में बताना है, यहीं 17% को तो हमें डिग्री में बताना है। समझ में आ गया? तो हम बोलेंगे हमें निकालना क्या है, डिग्री। तो सबसे ऊपर रखेंगे क्या, डिग्री को रखेंगे। ये कितने परसेंट का मान है, तो ये हमारा 100% का मान है। और हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, तो हमें 17% का मान निकालना है। तो इसको हम 17% के साथ हम गुना करेंगे। 0 से हमारा 0 चला जाएगा। 17 का 6 गुना कितना होता है, 102, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। 10 हाथ में, 17 3 51, 10 61 और फिर उसको 10 से भाग कर दो, 61.2 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है, ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है। हम सीधा इस आधार पर आंसर बताएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि प्रिंटिंग के लिए अलग डिग्री निकाल रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए अलग डिग्री निकाल रहे हैं और फिर उस डिग्री को इस डिग्री के साथ घटा रहे हैं। नहीं करेंगे ऐसा। हम जो करेंगे वो ये करेंगे, यार तुम कितना परसेंट ज़्यादा हो, तो 17% ज़्यादा हो, तो हम सीधा 17% को ही डिग्री में बता देंगे कि हाँ ये डिग्री अगर होता तो ये 61.2 डिग्री के बराबर होता। यानी परसेंटेज में इससे 17% ज़्यादा है और डिग्री में इससे 61.2 डिग्री ज़्यादा है। ये हमारा करेक्ट आंसर होता। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, बहुत शानदार, बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को। आ जाइए नेक्स्ट मेथड देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा गया है कि द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर। यानी पेपर का जो कॉस्ट आया है, पेपर का कॉस्ट कितना आया है, ये वाला, ठीक है। ये लगभग प्रिंटिंग का कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। ये जो 10% है, ये इसका कितना परसेंट है, ये पूछा गया है। यानी पेपर पर जो तुमने खर्च किया है वो लगभग खर्चे के, यानी प्रिंटिंग का कितना परसेंट है। जैसे मानो मैंने अपना किताब बनवाया, किताब में मैंने कई सारे जगह खर्चा कर दिया, किताब में मैंने जो है प्रिंटिंग पर भी खर्चा कर दिया, पन्नों पर भी खर्चा कर दिया, अलग अलग तरीके पे खर्चा कर दिया। तो कल के दिन यहाँ पर मेरा भाई अगर छोटा वाला, वो मुझसे पूछता है कि आपने पन्ने के ऊपर जो खर्चा किया था वो प्रिंटिंग का कितना परसेंट था, आपके इनकम का कितना परसेंट है, ये नहीं पूछा है। अगर वो ये मेरे से पूछता कि मेरे इनकम का कितना परसेंट है, तो मैं बोलता मेरे इनकम का, या जो मेरा टोटल खर्चा आया था उसका 10% मैंने पेपर पे लगाया है और उसका 35% प्रिंटिंग पे लगाया है, सीधा सीधा। लेकिन अगर वो मुझसे ये पूछ दे कि ये वाला जो खर्चा है ना वो इसका कितना बराबर है, जैसे मान लो कि कल के दिन पार्टी होती है, आप लोग बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, बड़े से पिज़्ज़ा में जैसे मानो 100 रुपये का पिज़्ज़ा है, उसमें 35 रुपया मानो ए देता है, 18 रुपया बी देता है, 18 रुपया सी देता है और 15 रुपया डी देता है। ऐसे करके सारे के सारे लोग दे रहे होते हैं। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि पूरे पिज़्ज़ा में, ठीक है, या जितने का हमारा बिल बना उसका कितना परसेंट जो है वो ए ने दिया, तो बोलोगे 35 रुपए। कितना परसेंट बी ने दिया, तो बोलोगे यहाँ पर 10 रुपए। लेकिन कल के दिन अगर ये बोल दिया जाए यहाँ पर कि इस बंदे ने जो पैसा दिया है ना यहाँ पर, वो इसका कितना परसेंट है, वो इसका कितना परसेंट है, टोटल का नहीं, वो इसका कितना परसेंट है, तो उस केस में आप परसेंटेज करने के लिए आप क्या बोलोगे? बोलोगे देखो हमें तुलना इन दोनों की करनी है और जिसकी तुलना करनी है हम अनुपात भी उन्हीं दोनों का लेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या लिखो, पेपर लिखो,
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखो, तो प्रिंटिंग लिखो, ठीक है। और देखो कभी भी अगर दो लोगों का आप परसेंटेज में कंपैरिजन करते हो ना, तो ये मैटर नहीं करता है कि आप उनके डिग्री को कंपेयर कर रहे हो, आप उनके वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो, या आप उनके परसेंट को कंपेयर कर रहे हो, ये कभी मैटर नहीं करता। मैंने अभी बताया था, डिग्री को डिग्री के साथ कंपेयर करोगे तब भी वही रेशियो आएगा, परसेंट को परसेंट के साथ करोगे तब भी वही रेशियो आएगा, वैल्यू को वैल्यू के साथ करोगे तब भी वही रेशियो आएगा। और रेशियो कभी भी नहीं बदलता है, अनुपात कभी भी नहीं बदलता है। इसीलिए यहाँ पर आप सीधा परसेंट का कंपैरिजन परसेंट के साथ कर सकते हैं। ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, आप उस आधार पर आंसर बता पाएंगे। तो आप बोलेंगे पेपर कितना परसेंट है, 10% है, और प्रिंटिंग कितना परसेंट है, तो 35% है। अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर देखो ये परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। सवाल में यहाँ पर कहा गया है क्या ज़्यादा है कम है, ऐसा पूछा गया है, या ये पूछा गया कि ये इसका कितना परसेंट है। तो वो सवाल से कागज़ की लागत लगभग छपाई के खर्चे का कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज़्यादा है ये नहीं बोला गया है, कितना परसेंट कम है ये नहीं बोला गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कागज़ में जो खर्चा किया वो इसका कितना परसेंट है, मैं तुम्हारे इनकम का कितना परसेंट हूँ ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया मेरा इनकम तुमसे कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये नहीं, बस मैं कितना हूँ ये पूछा गया है। यानी ये जो 2 है ये 7 का कितना परसेंट है ये पूछा गया है। तो 2/7 इंटू क्या बोलोगे, 100% बोलोगे। अब अगर परसेंटेज पढ़ा होगा ढंग से तो वहाँ मैंने बताया था, और वहाँ मैंने क्या बताया था, तो वहाँ मैंने अच्छे से बताया था कि 1/7 को जब हम 100 के साथ गुना करते हैं तो ये बराबर आता है परसेंटेज में 14 सही 2/7 के, जिसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 14.28%। कितना लिख सकते हैं, 14.28% लिख सकते हैं, ठीक है। समस्या की बात कोई यहाँ पे तो नहीं। तो 1/7 को कितना लिख सकते हैं, 14.28%। तो आज हम 1/7 का हम दोगुना कर दिए हैं, तो हमको इस परसेंटेज का भी दोगुना करना होगा। यानी 14 का दोगुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 28 का दोगुना कितना हो जाएगा, 56, यानी 28.56%। और 56% को क्या लिख सकते हो, तो 28.6% इज द करेक्ट आंसर। बाकी कैलकुलेट भी करना है कि 200 को 7 से भाग कर लो, 200 को 7 से भाग करोगे तो यहाँ देखो तो बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 200/7, और 200/7 हमारा इतना परसेंट आ जाएगा। इस आधार पर भी आंसर दे सकते हो, अपने अपने तरीके होते हैं। क्लियर आ गया ये बात यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, उसके बाद पता है इतना प्यारा लगने लगेगा पाई चार्ट आपको। आप बोलोगे सर इतना हलवा आपने बना दिया था बार ग्राफ को, इतना हलवा बना दिया आपने जो है वो टेबुलर डेटा को, अब ये भी इतना हलवा बन चुका है कि सर अब तो हवा में उड़ाएंगे इनको। पहले डर लगता होगा, अब मज़ा आएगा। और डर को मज़े में कन्वर्ट करने के लिए इंटरेस्ट का आना बहुत ज़रूरी है, वो इंटरेस्ट आप लोग डेवलप करिए, ठीक है। समझ चीज़ें आ जाती हैं ना, तो डर जो है वो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर डर समझ में नहीं आया तो फिर डर हमेशा डर ही रहता है। आ जाओ, गणित के साथ दिक्कत ही तो यही है, समझ में आ जाता है तो फिर तो आदमी सोचता है और बनाए और बनाए और बनाए, और समझ में नहीं आता है तो जो बनने वाले सवाल होते हैं हम उनको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आज ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोला गया है इफ अदर एक्सपेंडिचर इज 8000, ठीक है, देन बाइंडिंग एक्सपेंडिचर इज हाउ मच मोर देन रॉयल्टी, ठीक है। बताया गया है, देखो अदर जो है यहाँ पर अदर, इस अदर का मान पैसे में दिया गया है, और अदर का मान कितना दिया गया है, तो बोला गया है ये अदर का मान हमारा 8000 है। कितना है हमारा, 8000 है। और हमसे कहा गया है बाइंडिंग में जो खर्चा आएगा ना वो कितना ज़्यादा होगा, किससे, रॉयल्टी से। बाइंडिंग में जो खर्चा आएगा वो कितना रुपए ज़्यादा होगा, परसेंटेज नहीं बोला कि बाइंडिंग का जो खर्चा है वो कितना परसेंट ज़्यादा है, ये नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है बाइंडिंग में जो खर्चा है वो रॉयल्टी से कितना ज़्यादा है, कितने रुपए ज़्यादा है। बाइंडिंग का खर्चा रॉयल्टी से कितने रुपए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में रुपए ही दिया गया है। हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, रुपए, तो हम आंसर भी किस में बताएंगे, रुपए में। अगर प्रतिशत में दिया गया होता तो प्रतिशत में बताते हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात को समझना है। हम पहले देखते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग कितना परसेंट, 18%, और रॉयल्टी कितना परसेंट, 15%। तो ये जो बाइंडिंग है ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बोलोगे सर 3% ज़्यादा है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये 18% है और ये 15% है, तो बाइंडिंग कितना परसेंट ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। सवाल में यहाँ पर जो है देखो दिया क्या है, पता क्या करना है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, दिया क्या है पता क्या करना है। तो दिया गया है 8000 रुपये। ये 8000 रुपये किसका मान है, तो बोलोगे सर ये 8000 रुपये जो है वो हमारा 4% का मान है। सर कितने परसेंट का मान है, 4% का।
और हमें कितना परसेंट का मान पता करना है, तो हमें 3% का मान पता करना है। यानी हम यहाँ पर बताएंगे 3% का मान कितना है। 4 से सीधा काटेंगे 2000 बार में, और 2000 को 3 से गुना कर देंगे, 6000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बताएंगे, बात खत्म। समझ में आ गया बात? ऐसा नहीं करना था कि बाइंडिंग का रुपए, देखो आप बहुत बच्चे पता है क्या करते हैं बेसिक तरीके से, वो ऐसा करते हैं, अच्छा 4% का खर्चा 8000, 1% का खर्चा 2000, 18% का खर्चा हमारा 36,000 है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 15% का खर्चा 30,000, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, 36,000 में से 30,000 घटा देते हैं, तो उसका आंसर 6000 आता है। ऐसा नहीं करना होता, यही बात हम सिखा रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं 4% के लिए 8000 लग रहा है, तो 1% के लिए 2000 लग रहा होगा, तो यहाँ 18% के लिए कितना लग रहा होगा, 36,000, तो यहाँ बाइंडिंग में कितने का खर्चा आ गया, 36,000 का। 1% का मान अगर 2000 है तो 15% का मान कितना होगा, तो 30,000। तो मुझे यहाँ बताओ 36,000 30,000 से कितना ज़्यादा है, तो 6000, तो आंसर 6000 आ गया। लेकिन वापस से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना होता, इंडिविजुअल मान नहीं निकालने होते, ठीक है। अलग अलग मान नहीं निकालने होते हैं, इकट्ठा आप आंसर बता सकते हैं। आप सीधा बोलिए ना कि देखिए ये 18% है और ये 15% है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये जो 8000 है ये कितने का मान है, 4% का, और निकालना कितने का है, 3% का, तो आंसर कितना आ गया, 6000। सभी के आंसर्स मैं देख पा रहा हूँ, किरण हो गए, अभी सिंह, मेघा भारती, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। बताओ मज़ा आ रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। क्लैरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, बताइए। हिमांशु कह रहे हैं थैंक्स सर, आज मैं पहली बार लाइव देख रहा हूँ, धन्य हो गई मेरी किस्मत। क्या बात है। हुँ? इसमें किस्मत की बात कहाँ से आती है, ये बताओ पहले, कमेंट में बताओ ज़रा एक बार। क्लियर है, मज़ा आ रहा है, ऐसा पढ़ा था कभी, बताओ। सभी के आंसर्स विजिबल हैं, सभी का कमेंट जो है वो मुझे दिख रहा है। चलो, बहुत शानदार। फर्जी क्वेश्चन लग रहे हैं सब, विदाउट पेन मैं कर पा रहा हूँ, क्या बात है। चलो, पूरा क्लियर है सर, बहुत शानदार। अरे भाई, सबके आंसर्स मुझे दिख रहे हैं, फनिंदर आपका भी आंसर मुझे दिख रहा है, मज़ा आ रहा है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आ जाइए आ जाइए सर, अब तो धुआं धुआं कर देंगे हैं, धुआं धुआं कर देंगे, सिस्टम फोड़ के आ जाना, सही बात है सर पहले डर लगता था, अब समझ में आ रहा है। चलो, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत कुछ सीखना, अभी तो सिर्फ 5वें क्वेश्चन पे हैं, टोटल 44 क्वेश्चंस हैं, सब सीखेंगे, सारी अलग अलग वैरायटी को कवर करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सवाल में कहा गया व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर अ सेक्टर ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जैसे ये अगर आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, तो इसके लिए कितना सेंट्रल एंगल बनेगा, इसके लिए कितना सेंट्रल एंगल बनेगा, यानी ये 18% एंगल में कितने के बराबर होगा, हमसे ये बोला गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, हम आपसे एक बात पूछेंगे, ठीक है। आप निकालने क्या वाले हैं, तो आप बोलेंगे हम डिग्री निकालने वाले हैं। हम क्या निकालेंगे, डिग्री। तो डिग्री निकालना है तो सबसे ऊपर को किसको रखो, डिग्री को, और डिग्री कितना होता है, 360। ये कितने का मान होता है, तो बोलोगे सर ये 100 का मान होता है, और कितने का बताना है, तो 18 का बताना है, तो किससे गुना कर दो, 18% से। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, तो बोलोगे 18 का 6 गुना 108 का 8, हाथ में 10, 18 तिरके 54 और 10 64 हो जाएगा, 64.8 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। जगत शिल्लर कहते हैं सर प्लीज़ क्लियर द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटेज पॉइंट। जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम आपको क्लियर कर देंगे, डिफरेंस अभी कहीं नहीं आया है, इस वजह से अगर हम बताते हैं तो आप कंफ्यूज और ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद का जैसे नेक्स्ट डीआई हो गया, अब यहाँ से जितने भी डीआई हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिले। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्योंकि अब जितने भी डीआई हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले आज की क्लास में जितना पढ़ाया है आपको उसका आनंद लेना है पूरा का पूरा, और आनंद लेने के बाद तब पूरा का पूरा रिवाइज करके आएंगे, तभी मज़ा आएगा। समझ गए।
तो आज हमने जितना पढ़ाया उतना काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर आएंगे अच्छे से जितना हमने करा दिया है, ताकि अगले क्लास में जो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से और हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगा सकें। और सभी बच्चों से मेरा एक विनती है, पाई चार्ट की पहली क्लास देखने के बाद ही पाई चार्ट की दूसरी क्लास देखें। अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो दूसरी क्लास में आपको परेशानी हो सकती है, फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए पहले पहली क्लास को देखना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके, ठीक है। दाऊद शेख कहते हैं सर कल से फर्जी क्वेश्चन मत करवाइएगा। मेरे भाई दाऊद, फर्जी तुम्हें तब लगते हैं जब पहले आप जो है ना इन सभी कंसेप्ट को जान लेते हो। जब तक ये कंसेप्ट पता नहीं होता ना, तब तक यही सवाल भौकाल लगते हैं। अब अगर हम हिस्टोग्राम का क्वेश्चन अगर हम आपको अभी दे दें ना, तो आपको सबसे कठिन लगेगा, लेकिन वही क्वेश्चन जब हम पढ़ाने के बाद देंगे तब बोलोगे सर फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ाना और इम्पॉर्टेंट होता है उस कंसेप्ट को समझाना, ठीक है। सवाल कोई भी फर्जी नहीं है। आप एक काम करो, अपने रूममेट को दे दो और ज़रा उसके अप्रोच को देखो कि वो कैसे बना रहा है, फिर आपको पता चल जाएगा। आधे पढ़ने का उसका अप्रोच होगा, 2 लाइन का आपका अप्रोच होगा, तो फ़र्क होता है। अप्रोच का खेल होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, यू आर ग्रेट सर। चलिए धन्यवाद, मन लगाकर पढ़ाई करिए और आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं। आशीष कह रहे हैं सर प्लीज़ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एक बैच लेकर आइए ना प्लीज़। अरे यार, बैच अलग से नहीं आते हैं, क्यों हर बार बैच 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 के पीछे पड़े रहते हो। भारत का कोई भी एग्ज़ाम है ना, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर मेरा स्टूडेंट कोई भी बैच पढ़ रहा है या फिर वो लाइव पढ़ रहा है या रिकॉर्डेड पढ़ रहा है, अगर वो उसने पूरा पढ़ लिया ना, वो निकाल देगा। ऐसा नहीं होता कि हेड कांस्टेबल के लिए अलग से बैच लेकर आऊँ, एमटीएस के अलग से। ये सब चोचलेबाजी होती है और इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों जो है ना एकदम इतना परेशान हो जाएंगे। नहीं, अगर मैं लिख दूं कि हेड कांस्टेबल है तो इसका मतलब तब हेड कांस्टेबल के लिए ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, पढ़िए, जितना करा दिया उससे। भारत का कोई स्टेट एग्जाम है जहां पर मैथ का सेम सिलेबस है, आप आराम से निकाल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट की, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।